नमस्कार। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसी बात जिससे खस, किरात, नेपाली, कुड़िंद, शक जो लोग हैं उनको अपने ऊपर यानी पहाड़ी समुदाय जितना भी है उनको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि खस, किरात हो या नेपाली लोग हों, ये हमेशा से ही भारत के लिए लड़ते आए हैं और इनको वो सम्मान भारत में पहाड़ियों को, चाहे वो नेपाल के हों चाहे वो इंडिया के हों, उनको वो सम्मान भारत के प्लेन एरियाओं में नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए एक गर्व की बात हम आपको बताते हैं जिसे सुन के खस, किरात जो लोग हैं उनको अपने ऊपर काफ़ी गर्व होगा। दोस्तों, भारतीय लोग मौर्य समाज पर बहुत गर्व करते हैं, भारत के प्लेन एरिया के लोग, और हम भी करते हैं। तो ये बहुत गर्व करते हैं कि हमारा एक महान साम्राज्य हुआ था, मौर्य साम्राज्य, ठीक है। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि इस मौर्य साम्राज्य को बनाने में सबसे ज्यादा जो भूमिका खेली थी वो नेपालियों ने यानी खस और किरात लोगों ने या पहाड़ी लोगों ने ही खेली थी। यानी मौर्य साम्राज्य को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका पहाड़ी लोगों की ही है। चाइना की एक बहुत पुरानी हिस्ट्रिकल बुक है सन त्जू, आर्ट ऑफ वार। उस किताब में भी चाइनीज विद्वानों ने लिखा है कि हिमालय में रहने वाले खस, किरात, कुड़िंद जो लोग थे ये युद्ध कला में बहुत ज़्यादा माहिर होते थे और भारत के जो प्लेन एरिया के राजा होते थे ये उनको अपनी सेना में शामिल करते थे किसी दूसरे देश को जीतने के लिए। और ये आज आप देख ही रहे होंगे कि महाभारत काल में भी खस और किरातों ने हिस्सा लिया था। ये मौर्य साम्राज्य जब नंद वंश को नष्ट करने की बात आई तो उसमें भी खस और किरात थे। और आज भी भारत में अग्रिम पंक्ति के जो फर्स्ट लाइन के जो सोल्जर हैं वो आपको पहाड़ी ही मिलेंगे, या गोरखा मिलेंगे, या गढ़वाली मिलेंगे, या सिख मिलेंगे। लेकिन ये अग्रिम पंक्ति के सोल्जर जो है ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी ही आपको मिलेंगे। फर्स्ट लाइन अग्रिम पंक्ति का मतलब होता है कि जब फुल वार होती है तो जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसको पीछे कर दिया जाता है और फिर सेना, आर्मी जो होती है उसको आगे कर दिया जाता है। तो वो फर्स्ट लाइन पंक्ति उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन पंक्ति में आज भी आपको पहाड़ी सैनिक ज्यादा मिलेंगे। मौर्य जो साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था और इसकी नींव रखने वाले कौन लोग थे? खस और किरात लोग थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है इतिहास। दोस्तों, भारत में अंग्रेजों ने बहुत कुछ छुपा दिया। अंग्रेज तो 1500 ईस्वी में भारत में आए, लेकिन चाइनीज जो लोग हैं ये तो 3000 साल से ही भारत में आते जा रहे हैं। इन्होंने जो लिखा वो ठीक लिखा। इनके इतिहास में छेड़खानी नहीं हुई है, लेकिन हमारे इतिहास में छेड़खानी कहीं ना कहीं हुई है। और हमारे इतिहास के जो बड़े योद्धा या ग्रेट वॉरियर जो लोग थे उनको क्या किया गया? दबा दिया गया और ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को महान बताया गया जो कि विदेशियों की गुलामी करते थे। हमारे जो अपने महान योद्धा थे उनके बारे में जानकारी बहुत ही कम दी गई है अंग्रेजों द्वारा लिखित हिस्ट्री में। लेकिन जो दूसरे देशों ने लिखा है या भारत के जो इतिहासकार हैं उन्होंने लिखा है वो या उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तब आपको लगेगा कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो कहीं न कुछ गलत जरूर है। मैं इन सब चीजों का दावा बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन हम जो पढ़ते हैं वही आपको बताते हैं। खस और किराती लोगों ने चाणक्य की सहायता करके नंद वंश को नष्ट कर दिया था। ये मैं नहीं कहता, ये कहती हैं कुछ किताबें, जैसे पाली ग्रंथ, पाली या बौद्धों के जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं, यूनानी ग्रीक के जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं, चाइनीज जो हिस्ट्रिकल किताबें हैं वो कहती है, भारत के विशाखा दत्त का एक मुद्रा राक्षस है एक किताब है वो भी यही कहती है, कालिदास की किताबें भी यही कहती है, H.W. टॉम्स की हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो किताब है वो भी यही कहती है। और आजकल हमारे एक हरीश चंद्र लखेड़ा है गढ़वाली, ये भी वही कहते हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल हैं, ये भी वही कहते हैं। यानी और भी आपको बहुत सारी ऐसी किताबें मिल जाएंगी
जिनमें क्लियर किया गया है कि चाणक्य ने जब नंद वंश को नष्ट किया था तब खस और किराती लोगों ने सबसे ज्यादा उनका साथ दिया था। आप नेपाल का यदि इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें नेपाल का इतिहास ये कहता है खस और किरात वाली जो जमीन है वो कभी हमने जीत ली थी, यानी हमारे प्राचीन नेपाल ने उस भूमि को युद्ध में जीत लिया था। और नेपाल के इतिहास के अनुसार ये भी है कामाक्ष कामरूप तक नेपाल की सीमाएं हैं, ठीक है। तो इसमें इलाहाबाद, पटना, आसाम, कांगड़ा, हिमाचल सब आ जाता है, जो नेपाल का इतिहास बताता है कि इतनी भूमि पर हमने विजय प्राप्त की थी। तो इन चीज़ों को देखकर ये तो लगता ही है कि जो ये किताबें कह रही है कि पाटलिपुत्र से नंद वंश को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ किरात और खस लोगों का था, यानी हिमालय की भूमि पे निवास करने वाले खस हुए, कुनिंद हुए, किरात हुए, शक हुए, इन लोगों ने चाणक्य की सहायता करके पाटलिपुत्र को घेर लिया और नंद वंश को पूरी तरीके से नष्ट करके भारत में एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी, जिसने सेलुकस यानी सिकंदर का जो सेनापति था, उसने जो भारत के भूभाग जीते थे उनको चंद्रगुप्त मौर्य यानी चाणक्य ने जिसको राजा बनाया, हालांकि वो भी नंद वंश का ही था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर ने जो भूमि जीती थी, फिर उस सिकंदर ने उसको सेलुकस को दे दिया। सेलुकस ने क्या किया, सेलुकस उस भूमि को नहीं बचा पाया और चंद्रगुप्त मौर्य ने वो सारी भूमि छीन के एक बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो इन किताबों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो अग्रिम पंक्ति के जो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो खस, किरात, कुनिंद यही लोग होते थे। इन किताबों के अनुसार हिमालय के एक हिस्से में पर्वतेश्वर नाम का एक राजा होता था और चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, वो क्या करते थे, बार बार इस राजा के पास में जाते थे और सभी जो हिमालय राज्य उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, 66 टुकड़े बताते हैं। हालांकि नेपाल के इतिहास के अनुसार 42 या 45 टुकड़े बताए गए हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार 66 टुकड़ों में विभाजित बताते हैं हिमालय को, आज से 2000 साल पहले, जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे, ईस्वी संवत 300 ईस्वी पूर्व। तो ये बताया जाता है कि घनानंद ने क्या किया कि जो पहाड़ी छोटी छोटी रियासतें थी, यानी छोटे छोटे जो राज थे, उनसे भी टैक्स वसूलने की बात कही, ठीक है। इसलिए चाणक्य उन सभी पहाड़ी जो राजा थे उनको एकजुट करने में कामयाब हुए और इन्होंने सीधे एकजुट हो गए ये, और इन्होंने एकजुट होकर पाटलिपुत्र पे अटैक कर दिया और पूरे नंद वंश को समाप्त ही कर दिया। नेपाली इतिहास को पढ़ेंगे तो वो कहते हैं, नेपाल के इतिहास में जो चीजें लिखी गई है उसके अनुसार क्या है कि नेपाली लोग कहते हैं कि हमने इलाहाबाद, पाटलिपुत्र का पूरा एरिया जीत लिया था। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये वाली घटना वही घटना हो जो नेपाली लोग दावा करते हैं कि हमने पूरे पटना, इलाहाबाद आदि को जीत लिया था। तो हो सकता है ये वही घटना हो जो चाणक्य के समय हुई थी, पहाड़ियों की सहायता से, और पाटलिपुत्र का जो जितना बड़ा क्षेत्रफल था, पाटलिपुत्र नहीं नंद वंश का काफी बड़ा क्षेत्रफल था उसका, तो उसको जीत लिया था। तो हो सकता है ये वही घटना हो जो नेपाली इतिहासकार लिखते हैं। हमारे कहने का जो मतलब है वो ये है कि भारत के विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो पहाड़ी लोगों ने रखी थी, प्लेन एरिया के लोगों ने बिल्कुल नहीं रखी थी। क्योंकि घनानंद ने क्या कर रखा था कि हर घर से एक सैनिक रखता था अपनी सेना में, और अपनी सेना को बड़ी बना रखा था, बहुत विशाल सेना थी घनानंद की। तो वो हर घर से एक सैनिक इसलिए रखता था ताकि वहां की जनता उसका विरोध ना कर पाए। इसलिए चाणक्य ने पहाड़ी राजाओं से सहायता ली और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। किसके दम पे? पहाड़ियों के दम पर। देखिए, मैं इस चीज का दावा बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन जो किताबों में लिखा है वही हम आपको बता रहे हैं। मैं दावा इसलिए नहीं करता हूं कि एक से एक इतिहासकार हुए हैं भारत में, कुछ पश्चिमी देशों के भी हुए,
जर्मनी के हुए, ब्रिटेन के हुए, अमेरिका के लोग भी लिखते ही हैं भारत के इतिहास के बारे में, भारतीय लोग भी लिखते ही हैं। तो जब सब इन बुकों को, किताबों को आप पढ़ेंगे तो आप सस्पेंस में रह जाएंगे कि वो किताब सही कि ये किताब सही, और आप निर्णय नहीं कर पाएंगे कि कौन सी किताब सही है। तो इसीलिए मैं भी इन सब चीज़ों का दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जो हमने पढ़ा है वो हमने आपको बता दिया।